हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 5 के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व कर रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है तो वो आप ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। और आज इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट है जो चैप्टर 5 का जीवन की मौलिक इकाई, उसका सेकंड जो वीडियो है वो आप सबके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के हम क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे से समझेंगे और आपके एग्ज़ाम में होपफुली इन क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिले। वार्षिक परीक्षा एकदम पास है, आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के अंदर कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ से आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऐसा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ये आपका आंसर वहाँ पे हो जाएगा। या फिर सीधा आ सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है, इसी कारण से उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। सो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका में पाया जाने वाला अंग है कि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर किसी कारण से कार्य करना बंद कर देती है, मृत हो जाती है, तो वो लाइसोसोम फट करके वहाँ से एंजाइम निकलते हैं और खुद की ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं या नष्ट कर देते हैं। इस कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही कोशिका को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि पहले तो यहाँ कारण, तो इसमें अत्यंत क्या होता है, शक्तिशाली पाचक रस या विषाक्त पदार्थों का निपटान करते हैं। ऐसी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, लाइसोसोम के अंदर। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं। तो ये लाइसोसोम में या कोशिका में होने वाली घटना हो गई। फिर इसके बाद है परिणाम। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो एंजाइम अपनी ही कोशिका को डाइजेस्ट कर देंगे या पाचित कर देंगे, इससे ऐसा होता है। तो फिर लाइसोसोम को इस कारण से आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्वयं की कोशिका को पाचित कर देता है। ओके, समझ गए सभी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, कोशिका का संगठन अगर नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, कोशिका काम करना बंद कर देगी। कोशिका जीवन की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। यदि किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव से यह संगठन टूट जाता है या नष्ट हो जाता है तो क्या हो सकता है, पहला तो यह है कि सभी जैविक कार्य कैसे हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जैविक कार्य क्या होते हैं, जैसे श्वसन है आपका, उत्सर्जन है और पोषण है, ये सारे काम रुक जाएंगे कोशिका के नष्ट हो जाने से, संगठन उसका टूट जाने से। कोशिका अपना कार्य नहीं कर पाएगी और क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कार्य फिर कोशिका नहीं कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है कि याद रखने योग्य कुछ बातें। अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, जो क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें से जो हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिले वो है आपका डीएनए। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके पहले वाली वीडियो में डीएनए पे काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने, एक दो क्वेश्चंस, उनको आप जरूर देखें। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। फिर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये अभी अभी पढ़ा, राइबोसोम को कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और यदि संगठन
नहीं रहेगा कोशिका का तो कोशिका की डेथ हो जाएगी, अर्थात कोशिका की मृत्यु हो जाएगी और वो किसी भी तरह के जैविक कार्य नहीं कर सकेगी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, और वो है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या हो सकते हैं? जंतु कोशिका, एक तो सबसे पहली बात है, जीवों में पाई जाने वाली कोशिका जो होती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं, और पादप कोशिका जो पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कुछ अंतर होते हैं इनकी संरचनाओं में, तो आइए उसे ही हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई होती है। तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और वहीं हम बात करें प्लांट सेल की या पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका की जो झिल्ली होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है और इसको ये से ढकी हुई होती है। मतलब जो जंतु कोशिका है इसमें प्लाज्मा झिल्ली बाहरी आवरण बनाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनाती है। जो जंतु कोशिका होती है इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, और जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, क्योंकि हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके बाद है, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें रिक्तिकाएं जो होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत ही छोटी आकार की होती हैं। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं। अब पेड़ पौधे भी बहुत बड़े होते हैं। अब पेड़ पौधे अगर बड़े होते हैं तो उनकी कोशिकाएं जो रहेंगी वो आकार में बड़ी रहेंगी, और जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी रहेंगी। अब जितनी छोटी कोशिका रिक्तिका उतनी ही छोटी बनेगी, और जितनी बड़ी कोशिका रहेगी आकार में उतनी ही बड़ी रिक्तिका बनेगी। इसीलिए जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, और जो जंतु होते हैं उनकी रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। ओके, समझ गए आप सभी। फिर इसके बाद है सेंट्रोसोम जो होता है वो उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, लेकिन जो पादप कोशिका है इनमें सेंट्रोसोम का कोई काम नहीं होता, अनुपस्थित होता है। गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है, गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होता है प्लांट सेल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई भी जंतु नहीं करता, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। यह आकार में छोटी होती हैं जंतु कोशिका, और जो पादप कोशिकाएं हैं वह आकार में बड़ी होती हैं। ये मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका। तो ये जो मुख्य अंतर हैं वो आपको याद रखने हैं जंतु और पादप कोशिका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज जितने भी क्वेश्चंस किए इनको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। एक जंतु और पादप कोशिका में अंतर, और एक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। ये आ जाते हैं। अगर अब इनको हमें अपनी भाषा में अपने हिसाब से याद रखने के लिए कुछ याद रखना है कि कैसे हमें इनके अंतर को याद रखें, तो उसके लिए आपके लिए है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनको आप मान के चलिए ये गरीब होती हैं, और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं ये अमीर होती हैं। पढ़ाई की दृष्टि से हमें याद रखना है। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें जो होंगी ऐसी वो अनुपस्थित होंगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा है इससे ये गरीब है। और जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं ये कहाँ पे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आपको देखने को मिलते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो एकल होता है, और यहाँ आप देख सकते हो एक से अधिक गुणसूत्र होता है। मतलब इसमें भी वही है डिफरेंस कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें गुणसूत्र एकल पाया जा रहा है, और डीएनए और आरएनए के बनता है, और यहाँ पे डीएनए का बनता है गुणसूत्र, साथ ही एकल नहीं, वो एक से दो भी हो सकता है। अगला है आपका केंद्रकाय पाया जाता है, तो यहाँ केंद्रकाय पाया जाता है और यहाँ पे केंद्रक ही पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। राइबोसोम में भी डिफरेंस होता है, यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम, तो यहाँ पे 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कहने का मतलब ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और से ज़्यादा अमीर कौन है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। चलिए, तो होपफुली आप ये सभी क्वेश्चंस समझ गए होंगे, और इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करें अपनी। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।